हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। मैं कन्हैया कुमार मिशन सनराइज में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है पृथ्वी के ताप कटिबंध। वैसे तो ताप कटिबंध को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई बार इसका कंसेप्ट क्लियर न हो पाने के कारण मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रह जाता है। जैसे कि लंबे अरसे तक मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि सूरज की तिरछी किरणें पृथ्वी पर कैसे पड़ती है। पृथ्वी का ही भाग नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव सूरज की किरणों से वंचित कैसे रह जाता है। दोनों ध्रुवों पर सालों भर बर्फ क्यों जमी रहती है और विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, दिन रात बराबर क्यों होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रह जाता है। इस चैप्टर के माध्यम से हम उन सभी क्वेश्चनों का हल करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकेंगे उनको हम आगे क्रम वाइज सजा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ दो ग्लोब बनाया है। दो ग्लोब बनाने के पीछे एक छोटा सा कन्फ्यूजन को दूर करना है। कई बार लोग इस तरह के ग्लोब में अंतर कर देते हैं और दो ग्लोब समझ बैठते हैं, जबकि ये दोनों ग्लोब सेम ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब पर देशांतर रेखाएं जितनी भी खींची जाती हैं वो सब के सब हॉरिजॉन्टल खींची जाती है, क्षैतिज खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, जो वर्टिकल खींची जाती है, लंबवत खींची जाती है। तो इस ग्लोब में आप देख रहे होंगे कि एक जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इसके छोड़ करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वो थोड़ा सा मुड़ी हुई दिख रही है। इसमें ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, इसमें नीचे की ओर मुड़ी है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसको हम एक ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है और पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि भूमि के मध्य में जो रेखा खींची जाती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी की सर्वाधिक मोटाई होती है, यानी कि पृथ्वी का रेडियस जहाँ सर्वाधिक होता है वह सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर ही होता है, विषुवत रेखा पर ही होता है, इक्वेटर पर ही होता है। तो विषुवत रेखा फोटो खींचने पर सीधा आएगा, जबकि नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ छोटा सा सर्किल बनेगा ऊपरी भाग में, और नीचे वाला भाग में भी छोटा सर्किल बनेगा। तो इस तरह से ऊपर फोल्ड दिखेगा, ऊपर मुड़ा हुआ दिखेगा, जबकि नीचे वाले भाग में नीचे की तरफ मुड़ा हुआ दिखेगा। कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, दोनों ग्लोब सेम है। तो सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं, ये ग्लोब है, पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है, और ये सूरज है। सूरज के रूप में हमने लाइट का प्रयोग किया है, टॉर्च का प्रयोग किया है। टॉर्च का प्रयोग इसलिए कि समझने में सहूलियत होगी। रात्रि में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो मेन फोकस होता है वो सीधी रेखा में गमन करती हुई जिस बिंदु पर पड़ती है वहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होता है, जबकि मेन फोकस के दोनों ओर जो प्रकाश निकलता है उसे हम तिरछी किरण के रूप में समझ सकते हैं। ठेठ भाषा में यदि कहा जाए तो जब हम रात्रि में किसी वाहन से रोड पर निकलते हैं तो उसका हेडलाइट का जो प्रकाश जो रोड पर पड़ता है उसे हम मेन फोकस या सूरज की लंबवत किरण के रूप में समझ सकते हैं। सूरज की लंबवत किरण कहिए, सीधी किरण कहिए या डायरेक्ट किरण कहिए, उसे हम डायरेक्ट किरण समझ सकते हैं। जबकि उस हेडलाइट के दोनों साइड में, रोड के दोनों किनारों में जो प्रकाश फैलता है उसे हम तिरछी किरण के रूप में समझ सकते हैं। हमने यहाँ सूरज की जगह पर टॉर्च का प्रयोग किया है। तो मान लीजिए सूरज की जो मेन प्रकाश है, सूरज की सीधी किरणें, लंबवत किरणें जहाँ पड़ती है वो पड़ती है विषुवत रेखा के दोनों साइड में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और यह जो जोन होता है, क्षेत्र होता है, वह होता है उष्णकटिबंध। जबकि इसके दोनों साइड से जो तिरछी किरण निकल रही है वो कहाँ पड़ रही है, तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में, यानी कि ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। जबकि
सूरज की किरणें जहां नहीं पहुंच पाती है, यानी कि नॉर्थ पोल पर, आर्कटिक वृत्त के ऊपर में और अंटार्कटिक वृत्त के नीचे में, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है, यह भाग अंधेरा रह जाता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है और सालों भर बर्फ जमी रहती है, ठंडा होता है। भारत के संदर्भ में ताप कटिबंध पर विचार करते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती हुई निकल रही है, और कर्क रेखा के नीचे दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग जो अधिकांश भाग है, वो किस कटिबंध में पड़ रहा है? उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है, जबकि ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार, यानी कि विषुवत रेखा से जिस तरह से दूरी बनाते हुए हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, या विषुवत रेखा से दूरी बनाते हुए दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार ताप में भी अंतर होता जाता है, ताप में कमी आ जाता है। यही फार्मूला यहाँ भारत पर भी लागू होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा विषुवत रेखा के ज़्यादा करीब में है, तो जाहिर सी बात है कि विषुवत रेखा के करीब में जो भाग होगा वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि ये जो केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र नीचे वाला भाग है वहाँ पर गर्मी सर्वाधिक पड़ती है। जबकि भारत विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाने पर, यानी कि विषुवत रेखा से दूरी बनाते हुए जब ऊपर जाएंगे, तो भारत के उत्तरी भाग में, यानी कि लेह लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, या हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। यानी कि विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार ताप में कमी आती जाती है, अतः भारत के उत्तरी भाग में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, जबकि दक्षिणी भाग में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि दक्षिणी भारत में गर्मी क्यों ज़्यादा पड़ती है और उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ती है। हमने हेडिंग दिया है विषुवत रेखा से दूरी के आधार पर पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध होते हैं। इसके हेडिंग में ही विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार ताप कटिबंध का राज छुपा हुआ है। हमने बताया कि तापमान के आधार पर पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 कटिबंधों में बांटा गया है, जबकि कहीं कहीं 5 कटिबंध भी पढ़ने को मिलते हैं, तो उसका डिफिनेशन इसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ समझते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंध, जहाँ सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी कि सीधी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी वहाँ सर्वाधिक गर्मी होगी, और वह क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के वाला भाग, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला भाग। नेक्स्ट है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, जहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, हमने पीछे बता दिया है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में, और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। इस तरह से 2 शीतोष्ण कटिबंध बन जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब होता है गोल का आधा। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हुआ आधा गोलाई उत्तरी में, और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब हुआ विषुवत रेखा से आधा गोलाई दक्षिण में। नेक्स्ट है शीत कटिबंध, जहाँ सूरज की किरणें नगण्य यानी कि नहीं पड़ती है, मानकर चलिए। तो वो क्षेत्र होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त के ऊपर, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त के ऊपर, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के नीचे, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के नीचे। तो इस तरह से हमने मुख्य रूप से 3 कटिबंध देखा। और 5 कटिबंध कैसे बनते हैं, एक तो ये हो गया, और इस शीतोष्ण कटिबंध को 2 भागों में बना दिया है, एक उत्तरी गोलार्ध को और एक दक्षिणी गोलार्ध को। इस तरह से दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। उसी तरह से उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को 2 बना दिया है, जबकि शीत कटिबंध को हमने यहाँ 1 माना था, तो यहाँ ये 2 बना दिया है। तो इस तरह से इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, चाहे 3 कटिबंध हो या 5 कटिबंध हो, कंसेप्ट समझना चाहिए। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन मध्याह्नकालीन सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है,
अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। हालांकि यह टॉपिक पृथ्वी के गति के नियम का है, लेकिन यहाँ बात हो रही है तापमान की, तो इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया है ताकि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में आ जाए, क्वेश्चन छूटे नहीं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती है, यानी कि इस रोज़ सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती है, अतः पृथ्वी के जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो उन पर समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती है, अतः दोनों भागों में, पृथ्वी के समस्त भागों में दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा पर 21 जून को और जबकि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य इन अक्षांशों के ठीक ऊपर होता है, यानी कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो 21 जून को कर्क रेखा पर ठीक ऊपर होता है। नेक्स्ट है मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, यानी कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि जब कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा होगा तो रातें सबसे छोटी होगी, और मकर रेखा पर जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रातें सबसे छोटी होगी। ठीक उलट कर अगर पूछा जाए कि 21 जून को कर्क रेखा पर जब सबसे बड़ा दिन होता है तो मकर रेखा पर 21 जून को क्या स्थिति रहेगी, तो ध्यान रखना है जब कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो मकर रेखा पर उस रोज़ सबसे छोटा दिन होगा। ठीक उसी प्रकार मकर रेखा पर जब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा तो कर्क रेखा पर स्थिति को सबसे छोटा दिन होगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरने के कारण भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में जबकि उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। पीछे भी हमने समझा दिया है। यदि पूछा जाए कि भारत को किस कटिबंध के अंतर्गत माना जाता है तो आपका आंसर उष्ण कटिबंध होना चाहिए। अगर विकल्प में दे दे कि उष्ण कटिबंध भी दे दे और शीतोष्ण कटिबंध भी दे दे तो आपका आंसर एक से अधिक होना चाहिए, यानी कि दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ने के कारण भारत को उष्ण कटिबंध के अंतर्गत माना जाता है। सही है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 इंच से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इस तरह से भी स्पष्ट हो गया कि भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में होने के कारण भारत को उष्ण कटिबंध के अंतर्गत माना जाता है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और प्रधान समय रेखा के मेरिडियन के पूर्वी देशांतर में पड़ता है। यहाँ हमने फिगर जो बनाया है थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनाया है, इसके लिए खेद है। तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि हमारा देश भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जबकि जीएमटी के यानी कि प्रधान समय रेखा के पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत उष्ण कटिबंध में स्थित होने के बावजूद यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय होने का क्या कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न का तात्पर्य है कि भारत का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में पड़ता है, इसके बावजूद भी भारत को उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत क्यों माना जाता है, क्यों रखा जाता है। तो इसका प्रथम कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि भारत पृथ्वी के जिस भाग में पड़ता है वह एक सबसे बड़ा कारण है, भौगोलिक कारण है। यहाँ विषुवत रेखा के ऊपर में और कर्क रेखा पर पड़ता है, इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इस तरह से विषुवत रेखा से गर्मी का प्रभाव और ऊपर से शीतोष्ण यानी कि शीत का प्रभाव दोनों का
मिलीजुली रूप भारत को एक सदाबहार जलवायु प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में हिमालय की स्थिति। यदि भारत के उत्तर में हिमालय न होता तो भारत में ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती। नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी भाग में 3 ओर से हिंद महासागर की स्थिति, यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी कि इस विषुवत रेखा से पड़ने वाले गर्मी के सर्वाधिक प्रभाव को हिंद महासागर गर्मी के प्रभाव को रोक करके भारत को अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। इस तरह से भारत में उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध का मिलीजुली सदाबहार जलवायु पाई जाती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम साइंस का चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।